रात के 2:30 थे। बस अड्डे पर खड़ी आखिरी बस के नीचे लेटा हुआ लड़का ग्रीस से सने हाथों से नट कस रहा था। उसका नाम आरव था। दिन भर वह बस क्लीनर के रूप में काम करता, सीटें साफ करता, टायर धोता, यात्रियों का सामान उठाता और ड्राइवर की डांट सुनता। लेकिन रात रात उसकी थी। बस अड्डे की टिमटिमाती पीली रोशनी के नीचे एक टूटी प्लास्टिक की कुर्सी रखी रहती थी। वही उसकी पढ़ाई की मेज थी। जेब से पुरानी घिसी हुई किताब निकलती, भारतीय संविधान सामान्य अध्ययन इतिहास। पन्नों के कोने मुड़े हुए, बीच बीच में तेल के धब्बे। ड्राइवर अक्सर हंसते, अरे आरव, आईएएस बनेगा क्या? वह मुस्कुरा देता, जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में थकान से ज्यादा जिद थी। बस मालिक ठाकुर साहब, उम्र लगभग 55, सख्त चेहरे वाले, लेकिन अंदर से नरम दिल। उन्होंने कई बार उसे रात में पढ़ते देखा। एक रात उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है? आरव ने पहली बार खुलकर कहा, साहब मैं आईपीएस बनना चाहता हूं। ठाकुर साहब कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रात में पढ़, बस की चाबी मैं दे दिया करूंगा, अंदर लाइट जला लेना। उस दिन से बस उसके लिए लाइब्रेरी बन गई। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं थी। एक रात अचानक पुलिस छापा पड़ा। बस अड्डे पर अवैध सामान पकड़ा गया। कुछ बस मालिकों के नाम सामने आए, ठाकुर साहब का भी नाम घसीटा गया। अफवाहें फैल गईं। आरव ने देखा, मीडिया कैमरे लेकर पहुंच गया। ठाकुर साहब का चेहरा कठोर था, पर आंखों में डर था। उसी रात ठाकुर साहब ने आरव को बुलाया। अगर मैं फंस गया तो तू पढ़ाई मत छोड़ना। आरव के भीतर जैसे आग जल उठी। उसे पहली बार समझ आया कि पुलिस की वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं, शक्ति और जिम्मेदारी है। दिन में वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात में पढ़ाई और तेज नींद घटती गई। आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन दिमाग तेज। एक दिन उसे पता चला कि छापे के पीछे एक बड़ा गिरोह था जो छोटे बस मालिकों को फंसाकर रूट हथिया लेता था। ठाकुर साहब को जानबूझकर जाल में फंसाया गया था। आरव के भीतर संघर्ष बढ़ गया। क्या वह पढ़ाई छोड़कर ठाकुर साहब को बचाने में लगे या लक्ष्य पर टिके रहे? ठाकुर साहब ने सख्ती से कहा, अगर तू सच्चा है तो वर्दी पहनकर लौट, तभी सच में मदद कर पाएगा। समय बीतता गया। आरव ने पहला प्रयास दिया, असफल। बस अड्डे पर कुछ लोग हंसे। देखा, किताबों से पेट नहीं भरता। उस रात वह रोया नहीं। बस की हेडलाइट बंद थी, पर भीतर उसकी आंखों में रोशनी थी। दूसरा प्रयास आया। इस बार लिखित परीक्षा निकल गई। पूरे अड्डे पर मिठाई बंटी। लेकिन इंटरव्यू से पहले अचानक एक धमकी भरा पत्र मिला, ज्यादा उड़ मत वरना जमीन दिखा देंगे। आरव समझ गया, यह वही गिरोह है। उन्हें डर है कि वह सच तक पहुंच सकता है। इंटरव्यू के दिन उसने साफ शब्दों में कहा, मैंने गरीबी देखी है, अन्याय देखा है। मैं पुलिस में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि कानून कमजोर का हथियार होना चाहिए। बोर्ड के एक सदस्य ने पूछा, अगर तुम्हारे सामने वही लोग हों जिन्होंने तुम्हारे मालिक को फंसाया तो क्या करोगे? आरव ने बिना पलक झपकाए कहा, साबित करूंगा कि कानून सबके लिए बराबर है। बदला नहीं, न्याय। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। बस अड्डे पर फिर वही पीली लाइट टिमटिमा रही थी। आरव हाथ में मोबाइल लिए खड़ा था। नेटवर्क कमजोर, पसीना हथेलियों में। अचानक स्क्रीन पर रोल नंबर चमका। वह चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से जमीन पर बैठ गया। ठाकुर साहब पास आए। क्या हुआ? आरव ने फोन आगे कर दिया। ठाकुर साहब की आंखें भर आईं। आज से तू मेरा क्लीनर नहीं, मेरा गर्व है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेनिंग के दौरान उसे पता चला कि उसी गिरोह के तार राज्य के कुछ बड़े अधिकारियों से जुड़े हैं। अब वह सिर्फ एक सफल उम्मीदवार नहीं था, वह एक खतरा था। एक रात ट्रेनिंग कैंप के बाहर उसे वही धमकी वाला चेहरा दिखा। अंधेरे में खड़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। सस्पेंस गहराता जा रहा था। आरव समझ गया, वर्दी पहनना शुरुआत थी, लड़ाई अब शुरू हुई थी। ट्रेनिंग अकादमी की सुबहें बेहद अनुशासित थीं। सूरज उगने से पहले परेड ग्राउंड पर सीटी बजती और दर्जनों युवा कैडेट एक साथ दौड़ पड़ते। आरव भी उन्हीं में शामिल था, लेकिन उसके भीतर बाकी लोगों से अलग एक बेचैनी थी। उसके लिए यह सिर्फ करियर नहीं था, यह अधूरी लड़ाई थी। पहले हफ्ते में ही उसे महसूस हो गया कि यहां भी हर कोई वैसा नहीं जैसा दिखता है। कुछ प्रशिक्षु बेहद प्रभावशाली परिवारों से थे, कुछ के पिता बड़े अधिकारी थे। उनके बीच एक बस क्लीनर से आईपीएस बना लड़का अलग दिखाई देता था। कई लोग उसकी कहानी से प्रेरित होते तो कुछ उसे संदेह की नजर से देखते। एक शाम शूटिंग रेंज से लौटते समय
उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई नजरें उसका पीछा कर रही हों। उसने मुड़कर देखा। दूर खड़ी एक काली गाड़ी का शीशा धीरे से ऊपर चढ़ा और गाड़ी बिना आवाज किए निकल गई। नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा था। उस रात हॉस्टल के कमरे में उसे एक अनजान नंबर से संदेश आया, पुरानी बसों की धूल भूल मत जाना, कुछ कर्ज बाकी हैं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। यह साफ संकेत था कि गिरोह उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। अगले दिन क्लास में इंटेलिजेंस नेटवर्क पर लेक्चर चल रहा था। प्रशिक्षक अधिकारी ने कहा, सबसे खतरनाक अपराधी वह है जो व्यवस्था के भीतर छिपा हो। उसे पकड़ने के लिए धैर्य चाहिए, भावनाएं नहीं। ये शब्द आरव के भीतर उतर गए। क्या गिरोह के लोग वाकई व्यवस्था के भीतर हैं? क्या यही वजह थी कि ठाकुर साहब को बिना ठोस सबूत के फंसा दिया गया? कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिली। वह सीधे अपने शहर पहुंचा। बस अड्डा वैसा ही था, धूल शोर, डीजल की गंध। लेकिन ठाकुर साहब का चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ था। केस अब भी लंबित था। कई बसों का परमिट रद्द हो चुका था। रात को दोनों बस के अंदर बैठे, वही सीटें, वही लाइट जहां कभी आरव पड़ा करता था। साहब, आरव ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आपको याद है छापे से एक दिन पहले कोई अजनबी आया था? ठाकुर साहब ने कुछ सोचा, फिर बोले, हाँ, एक आदमी आया था। कह रहा था कि रूट बदल लो वरना नुकसान होगा। मैंने मना कर दिया। चेहरा याद है? आधा चेहरा दाढ़ी में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं। आरव के दिमाग में ट्रेनिंग कैंप के बाहर दिखा वही चेहरा उभर आया। अचानक बस के बाहर हलचल हुई। किसी ने पत्थर फेंका, शीशा चटक गया। दोनों बाहर भागे, लेकिन गली के मोड़ पर सिर्फ एक बाइक की धुंधली लाल बत्ती दूर जाती दिखी। अगली सुबह स्थानीय अखबार में खबर छपी, बस मालिक के यहां संदिग्ध गतिविधि, पड़ोसियों में डर। यह साफ था, कोई चाहता था कि दबाव बना रहे। आरव वापस अकादमी लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ प्रशिक्षु नहीं था। उसने अपने एक विश्वसनीय सहपाठी कबीर को पूरी कहानी बताई। कबीर का चाचा इंटेलिजेंस विभाग में था। कबीर ने गंभीर होकर कहा, अगर गिरोह सच में बड़ा है तो सीधे टकराना खतरा है। पहले सबूत चाहिए। कुछ हफ्तों बाद अकादमी में एक गोपनीय सेमिनार हुआ। विषय था आंतरिक भ्रष्टाचार और संगठित अपराध। प्रस्तुति देने आए एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम सुनते ही आरव का दिल बैठ गया। वही नाम जो बस छापे की रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। सेमिनार के दौरान उस अधिकारी की नजर कई बार आरव पर ठहरी, जैसे वह पहचानता हो। रात को कबीर ने फुसफुसाकर कहा, मैंने रिकॉर्ड चेक किए। छापे की कार्रवाई की मंजूरी ऊपर से आई थी और दस्तखत उसी अधिकारी के हैं। अब सस्पेंस और गहरा हो चुका था। क्या वही व्यक्ति गिरोह का संरक्षक था? क्या व्यवस्था के भीतर ही जाल फैला हुआ था? कुछ दिनों बाद अकादमी के नोटिस बोर्ड्स पर एक सूचना चिपकी मिली, कैडेट आरव की पृष्ठभूमि की पुनः जांच। यह असामान्य था। उसकी फाइल पहले ही क्लियर हो चुकी थी। कबीर ने कहा, किसी ने ऊपर तक शिकायत पहुंचाई है। आरव समझ गया, यह सीधा हमला था। अगर उसकी पृष्ठभूमि पर दाग लगा तो नियुक्ति खतरे में पड़ सकती थी। उसी रात उसे फिर संदेश मिला, वर्दी सबके बस की नहीं होती। आरव खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर अंधेरा था, लेकिन इस बार उसके भीतर डर से ज्यादा संकल्प था। उसने फोन उठाया और ठाकुर साहब को कॉल किया। साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर भारी आवाज आई, बेटा याद रख, तू अब अकेला नहीं है। लेकिन उसी क्षण दूर कहीं गोली चलने की आवाज आई। फोन कट गया। आरव का दिल जैसे रुक गया। क्या ठाकुर साहब पर हमला हुआ? क्या गिरोह खुलकर सामने आ चुका था? अगला पल उसके जीवन की दिशा तय करने वाला था। फोन कटते ही आरव का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ सेकंड तक वह कमरे में खड़ा रहा, फिर अचानक हरकत में आया। उसने दोबारा कॉल मिलाया। नेटवर्क व्यस्त, फिर कॉल स्विच ऑफ। कबीर उसके चेहरे का रंग देख समझ गया कि कुछ गंभीर हुआ है। क्या हुआ? आरव ने धीमी आवाज में कहा। गोली की आवाज और फोन कट गया। बिना समय गंवाए दोनों ने शहर के एक परिचित से संपर्क किया। कुछ ही मिनटों में खबर आई, बस अड्डे के पास फायरिंग हुई है। एक व्यक्ति घायल हुआ है। आरव का गला सूख गया। वह आधिकारिक अनुमति लेकर तुरंत रवाना हुआ। ट्रेनिंग के नियम सख्त थे, लेकिन परिस्थिति असाधारण थी। सुबह होने से पहले वह शहर पहुंच गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर भीड़ थी। पुलिस भी मौजूद थी। ठाकुर साहब स्ट्रेचर पर थे। कंधे में गोली लगी थी, हालत स्थिर थी। डॉक्टर ने कहा, जान को खतरा नहीं है,
लेकिन यह चेतावनी है। आरव ने उनकी आंखों में देखा। दर्द के बावजूद उनमें अजीब सी शांति थी। डर मत, ठाकुर साहब ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, यह तो होना ही था। पुलिस इंस्पेक्टर मौके पर बयान ले रहा था। आरव चुपचाप सुनता रहा। 2 बाइक सवार आए, हेलमेट पहने हुए, सीधे गोली चलाई और भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में नंबर प्लेट धुंधली थी। आरव ने फुटेज ध्यान से देखा। बाइक के पीछे एक छोटा सा स्टिकर था, एक काला बाज। उसे अचानक याद आया, अकादमी के बाहर खड़ी काली गाड़ी की खिड़की पर भी वही छोटा काला बाज बना था। अब शक यकीन में बदलने लगा। अगले दिन अखबारों में खबर आई, आईपीएस प्रशिक्षु के परिवार से जुड़ा मामला, क्या है पूरा सच? यह लीक किसने किया? अकादमी लौटते ही उसे पता चला कि उसकी पृष्ठभूमि जांच और सख्त कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी, वही व्यक्ति जिसके दस्तखत छापे में थे, अब जांच समिति में शामिल था। एक शाम उस अधिकारी ने उसे अपने केबिन में बुलाया। कमरा शांत था। दीवार पर मेडल और प्रमाण पत्र सजे थे। आरव अधिकारी ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, तुम्हारी कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन कभी कभी अतीत हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। सर, मेरा अतीत साफ है। अधिकारी की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। साफ? एक बस मालिक से गहरा रिश्ता जिस पर अवैध गतिविधियों का शक हो? आरव ने संयम से कहा, साहब, आरोप और सच्चाई अलग बातें हैं।